So far we have discussed about the Bohr's atomic model and the spectrum of hydrogen atom. और उस दिन कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी करते हैं तो इन दैट केस ईच लाइन appears to be split up into finer lines. So that is called as fine structure in hydrogen spectrum. So we were trying to find out कि क्या रीजन है कि इस तरह से लाइंस जो है वो हायर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर फाइन लाइंस में क्यों स्प्लिट अप दिखते हैं. तो Bohr's atomic model was not sufficient to explain this thing. फाइन स्ट्रक्चर को Bohr's atomic model एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां फिक्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो वो लोअर एनर्जी लेवल से एक पर्टिकुलर हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा. फिर जब वापस आएगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, energy will be emitted and that energy when you study you will find one spectral line for one particular transition. ठीक है, बट ऐसा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इतने सारे लाइंस तक क्यों आ रहे हैं. मैंने कल बताया था कि अगर स्प्लिटिंग दिख रहा है इसका मतलब एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स ही स्प्लिट अप हो रहे हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल पहले जो एक एनर्जी लेवल था it appears to split up into many and that is why so many lines are coming. ज्यादा लाइंस मतलब ज्यादा ट्रांजिशन हो रहे हैं तभी इतने सारे लाइंस आ रहे हैं. ठीक है, तो how to explain this? For that Sommerfeld corrected the Bohr's model and gave the concept of elliptical orbits. This is what we were discussing yesterday. ठीक है, so यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट. Okay, so Bohr-Sommerfeld atomic model में Sommerfeld ने कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्स्ट्रा लाइंस यानी फाइन स्ट्रक्चर आने का मतलब है कि जरूर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्बिट्स होंगे. ठीक है, उसमें जरूर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्बिट्स होंगे और उन ऑर्बिट्स का जो एनर्जीज होगा वो बहुत ही हल्का से एक दूसरे से डिफरेंट होगा और इसी वजह से फाइन स्ट्रक्चर आ रहे हैं. दैट इज व्हाट Sommerfeld explained. So Sommerfeld ने बोर के थ्योरी को थोड़ा सा करेक्शन करके बताया कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही एक्चुअली देयर आर मोर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बट दीज ऑर्बिट्स आर ऑल ऑफ देम दे आर नॉट सर्कुलर, सम ऑफ देम आर इलिप्टिकल. और इस तरह से वो चारों तरफ न्यूक्लियस के फैले हुए हैं. इस तरह से ये एक साइड का दिखाया है ना डायग्राम में, ये एक्चुअली पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इस तरह से. So only the one that is very close to the nucleus, only the one that is very close to the. अनिशा तुम्हारे यहाँ थोड़ा नॉइज हो रहा है. Okay. So जैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स यहाँ एक तरफ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक्चुअली चारों तरफ है. मतलब if you have to imagine the first level to be like this, completely circular, and then it is gradually changing to a shape, it is getting elongated to form elliptical orbits. तो elliptical orbits इस तरह से हैं. Apart from the circular orbits, there are elliptical orbits. और जब path elliptical होते हैं तो then they have two axes. One is major axis, another is minor axis. जब major और minor axis का length equal हो तब वो orbit circular होगा. Otherwise, there will be a ratio और इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो we get two quantum numbers n and k. ठीक है, n is the principal quantum number which defines the orbit number. n क्या है? मेन एनर्जी लेवल का नंबर है. सो यहाँ पे जैसे इस डायग्राम में n equals to 5 लिया गया है, so this corresponds to the fifth energy level. और यहाँ जो एक नया नंबर आ रहा है k, इस k को Sommerfeld ने डिफाइन किया that it is azimuthal quantum number which defines the angular momentum of the electron. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही, वो हमने बोर के थ्योरी में ही पढ़ा था. L equals to mvr and that is equal to nh by 2 pi. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही ये ऑर्बिट यहाँ पर इस तरह से इलिप्टिकल शेप ले रहा है. ठीक है, मतलब इट्स एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिट किस वजह से होता है?
The orbits are only because electrons are there. Energy of the orbit. तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कुछ इस तरह का शेप ले रहा है. पहले सर्कुलर फर्स्ट में जब n equals to 5 है और k भी equals to 5 है, when the major axis and the minor axis दोनों का ratio is equal to 1. In that case, the orbit is completely circular. For the rest of the orbits, we have different values of n and different values of k. And k का value कहाँ से कहाँ तक जाएगा? k का value start होगा 1 से और end होगा n के value पर. मतलब for n equals to 5, for example, you can see k के 5 values possible हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. So that means जितना भी n का value होगा उतने k के values आएंगे. ठीक है? So this was the concept of Sommerfeld's elliptical orbit. इन्होंने जैसे ये correction दिया बोर के atomic model में, तो fine structure को थोड़ा बहुत explain किया जा रहा था, किया जा सका. लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे इस मॉडल का भी ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे तरीके से सभी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाती है एटम के स्ट्रक्चर के विषय में. फॉर एग्जाम्पल जीमन इफेक्ट. जीमन इफेक्ट याद है? जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं? स्प्लिट अप होते हैं. एक से ज्यादा लाइंस में वो अपीयर करते हैं कि वो टूट रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं. कितने लाइंस मिलेंगे? फॉर वन लाइन वी यूजुअली गेट 2l plus 1. l, you know, l का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आया, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट l is. l is azimuthal quantum number. ठीक है? तो 2l plus 1 लाइंस में एक स्पेक्ट्रल लाइंस टूटता है, स्प्लिट करता है when you apply some magnetic field externally to electronic transitions to the spectrum. So this thing could not be explained with the help of Sommerfeld atomic model because इन्होंने सिर्फ elliptical orbits का concept दिया था और atom के spectrum को explain करने के लिए हमें दो और quantum number की जरूरत है. That is a magnetic quantum number because electrons are charged particles and so while they are spinning and while they are revolving around the nucleus, they generate magnetic fields. And so we must have a magnetic quantum number to explain the orientation of the electron cloud around the nucleus. So that was missing. Similarly, electron, now we know that it also spins about its axis. So there must be a quantum number to explain the spin orientation of the electrons. ठीक है कि वो clockwise spin हो रहा है या anti-clockwise spin हो रहा है. तो उसके लिए हमें ms, this quantum number is also required. So the absence of ml, that is the magnetic quantum number, and the spin quantum number was insufficient. Because of the absence of these two quantum numbers, the Bohr-Sommerfeld concept was not appropriate. ठीक है? इसमें एक चीज आपको बताती हूँ. Suppose this is n equals to 3. Sorry, n equals to 2, not 3. n equals to 2, second level. तो Bohr-Sommerfeld के अनुसार ये जो second level होगा, this should be actually composed of 2 orbits, isn't it? One circular and one. Yes. For k equals to 1, we should have one level, and for k equals to 2, we should have another level. So suppose these are the 2 levels according to the Bohr-Sommerfeld concept. So first will be k equals to 1, and for the second, we have k equals to 2. Now, similarly, for n equals to 3, the next level, n equals to 3, we have similar. Yes, we'll have 3 levels. Yes. K is equals to 1, 2 and 3. Yes, k equals to 1, 2 and 3. 3. For n equals to 3, we have k equals to 1, k equals to 2, and k equals to 3. So when n equals to 3, k equals to 3, जो सबसे ऊपर वाला orbit है, ये वाला level, this will be completely circular. For n equals to 2, k equals to 2, this one will be completely circular. Yes. Okay? Now, Yes, ma'am. okay, so now what I wanted to explain here is, जब electron transition show करेगा, suppose the electron is here now, हम अभी de-excitation ही पढ़ रहे हैं because we are studying the line emission spectra of hydrogen atom. That means we are focused only on de-excitation, not on excitation. Electrons already excited है और अभी नीचे आ रहा है, तो जैसे ही नीचे आ रहा है तो energy emit कर रहा है. Energy emit करेगा तो हमें एक emission spectrum मिलेगा. So that is the spectrum which we are studying right now. So suppose this n equals to 3. Now come to Bohr's concept. Bohr के concept के अनुसार
n equals to 2 है, उसके बाद n equals to 3, and these so many levels are not there in Bohr, isn't it? So simple सा transition क्या होगा, बस n equals to 3 से सीधे n equals to 2 में suppose करो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, so we will energy minus delta E, and for this we should get this one transition will correspond to one line in the spectrum. Spectrum. This is the Bohr's model. But जब Sommerfeld ने इसमें अपना correction डाला, he gave the concept of these azimuthal quantum number, that is K. So that means the energy levels, each energy levels are now split up into more energy levels with slightly different energy. मैंने देखो दोनों को अलग अलग बनाया, मतलब energy level के energies में हल्का सा difference है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हल्का सा difference है. So suppose now the electron is here. In the third orbit, electron suppose करो k equals to 3 वाले sub level में. In that case, what will happen? When it comes back, it has how many possibilities to come back to n equals to 2? दो possibility है, एक तो वो यहाँ गिर सकता है, या फिर यहाँ K2 पे, या तो K2 पे आएगा या फिर K1 पे आएगा. So यहीं से क्लियर हो रहा है कि बोर के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें एक लाइन मिलना चाहिए था, बट ये तो पहले ट्रांजिशन में हमें दो लाइंस मिलने चाहिए, isn't it? Yes, From k equals to 3 to k equals to 1, we are getting two spectral lines. ठीक है? Similarly, suppose because the electron is in third level मतलब वो या तो k equals to 3 में हो सकता है, या तो k equals to 2 पे हो सकता है, या फिर k equals to 1 पे. डिपेंड करता है वो किस पर है. अकॉर्डिंगली तुम्हें स्पेक्ट्रल लाइंस भी उतने ही स्प्लिट अप दिखेंगे. अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन k इक्वल्स टू 3 पे था, तो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर इस ट्रांजिशन में तुम्हें एक के जगह पर दो लाइंस दिखेंगे, लाइक दैट. सिमिलरली व्हेन द इलेक्ट्रॉन सपोज इफ इट इज इन k इक्वल्स टू 2, अगेन इट हैज पॉसिबिलिटीज दैट इट कैन कम बैक टू k इक्वल्स टू 1 for n equals to 2, and similarly it can also come back to k equals to 2. Remember we are studying. अब बोलोगे कि k equals to 3 से k equals to 2 for n equals to 3 क्यों नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है, लेकिन right now we are studying about n equals to 3 to n equals to 2 transitions. तो हम लोग इसीलिए n equals to 3 के अंदर में जो transitions हो रहे हैं in between the levels which are already there in n equals to 3, वो नहीं स्टडी कर रहे हैं. हम स्टडी कर रहे हैं from n equals to 3 to n equals to 2. Clear? Similarly, when the electron is here in the first sub level of n equals to 3, in that case also this transition is possible कि वो k equals to 1 से k equals to 1 पर आए पहले, या फिर वो k equals to 1 से k equals to 2 पर आए. So accordingly we'll get two transitions. तो हर एक transitions के लिए तुम देख रहे हो कि for n equals to 3 to n equals to 2 we are not getting a single transition, we are getting two transitions. Now this is what explains the fine structure. कि लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से दिखा था कि एक ही लाइन था, हाई रेजोल्यूशन से वही लाइन दो लाइंस में स्प्लिट अप होके दिख रहे हैं. क्यों? दिस इज द रीजन कि क्योंकि n equals to 3 is also composed of two levels and n equals to 3 levels and n equals to 2 is composed of two levels. So electrons are showing transitions accordingly. हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पर हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पर हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पर हो, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें स्प्लिटिंग दिखेंगे. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. yes ma'am. So this is so ये था हमारा बोर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल. उसका assumptions मतलब उन्होंने क्या स्टेट किया था अपने थ्योरी में, and what are the drawbacks. Drawbacks में उन्होंने ज़ीमान इफेक्ट उनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था because we need two more quantum numbers to explain the correct structure of noise. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है कि ज़ीमान इफेक्ट में भी कुछ इसी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. The reason that Zeeman effect happens is because each energy level gets split up into more number of energy levels because of the presence of a magnetic field. The reason that I am telling Zeeman effect right now here is कि Bohr-Sommerfeld का जो concept है वो fail करता है Zeeman effect पर. Okay, and there is a better explanation to the fine structure of hydrogen atom.
बोर समरफील्ड थ्योरी करेक्ट अप्रोच नहीं है फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो साइंटिस्ट ने कुछ और थ्योरी सोचा कि क्या हो सकता है फिर एक्सप्लेनेशन इसका फाइन स्ट्रक्चर का. सो देन दे केम अप विद अ न्यू थ्योरी which could explain Zeeman effect as well as the fine structure of hydrogen atom. तो उसके पहले Zeeman effect थोड़ा समझ लो क्या होता है. When you apply a magnetic field, when there is no magnetic field, you are seeing 1s energy level and 2p energy level. तो ये n equals to 1 हो गया and this is n equals to 2. So फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है. ओके, अभी हम अभी एक्साइटेशन देख रहे हैं, यानी कि this is a absorption spectrum, this is not an emission spectrum. The spectrum that you are seeing here is an absorption spectrum. ठीक है, क्योंकि एक्साइटेशन में हम लोग देख रहे हैं. तो जब नीचे से ऊपर गया तो एक ट्रांजिशन हुआ, तो उसके लिए हमें एक लाइन मिलना चाहिए स्पेक्ट्रम में. बट एक्चुअली व्हेन यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, this single line now gets split up into 3 more lines. So what is the explanation for the appearance of these 3 lines when you are applying the magnetic field? बाहर magnetic field जैसे ही north south हमने दिया यहाँ पर, तो फट से spectral lines got split up into multiple lines. So how to explain the multiple lines? Simple है, first level के energy में कोई changes नहीं आएंगे, लेकिन जो higher energy levels हैं, they get split up into more number of energy levels. So you see 2p is splitting up into 3 levels. You know that p has 3 orbitals, px, py and pz. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 3 different orientation along the 3 different axes, x, y and z. So इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट ओरिएंटेशंस को बोर समरफील्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने थ्योरी में, एंड दैट इज व्हाई द थ्योरी वाज नॉट एप्रोप्रिएट. सो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार p which has 3 orbitals on the application of magnetic field, they will show their degeneracy will be removed. Degeneracy means उनका पहले जो energy levels का जो energy था वो same था ना, इसलिए हमने यहाँ पे एक single level दिखाया था, तीनों का energy same था. But when you apply the magnetic field, their degeneracy is broken. So broken degeneracy की वजह से यहाँ पे तीनों levels तुम्हें अलग अलग split up होते हुए दिखेंगे. 3 अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब तीनों का energy अब डिफरेंट है. पहले सेम था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले सेम था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, द एनर्जी इज नाउ बिकम डिफरेंट. वन इज फॉर px, 2px, वन इज फॉर 2py एंड अनदर इज फॉर. सो नाउ यही सिंगल इलेक्ट्रॉन जो पहले 1s से 2p में जा रहा था, अब कहाँ जाएगा, 1s से 2px में जाएगा, 1s से 2py में भी जा सकता है, और 1s से अब 2pz में भी जा सकता है. दिस इज हैपनिंग व्हेन यू आर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो 3 डिफरेंट ट्रांजिशंस आ गए, पहले एक ही थे, अब 3 आ गए, तो 3 मतलब 3 लाइंस तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर स्पेक्ट्रा में. सो दैट इज व्हाई Zeeman इफेक्ट हैपेंस, कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर सीइंग मल्टीपल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम. दिस इज बिकॉज degeneracy of the energy levels are broken when you apply the magnetic fields, and so the number of electronic transitions increases. So greater the number of electronic transitions, greater will be the lines appearing in the spectrum. And इस चीज को कि ये जो ओरिएंटेशन का एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशंस की वजह से जो सब लेवल्स आने चाहिए, उनका जिक्र बोर समरफील्ड थ्योरी में नहीं था. ये क्वांटम थ्योरी से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमें और आगे पढ़ना है. बट ये सारी चीजें हम उस समय नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम यही बता दे रहे हैं तुम लोगों को, बिकॉज हाइड्रोजन का यहाँ डीमेरिट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्लेनेशन था फाइन स्ट्रक्चर का, वो हम बोर समरफील्ड थ्योरी से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो देन व्हाट इज द बेटर थ्योरी टू एक्सप्लेन? सो द बेटर थ्योरी इज दिस स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन. इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है और अपने एक्सिस में वो स्पिन करता है, ये अभी हम लोग जानते हैं. It spins about its axis, just like Earth spins about its axis. Earth rotates about its axis. Similarly, the electron also rotates about its axis. So this generates a magnetic moment. ठीक है. एक और चीज है कि electrons they revolve around the nucleus. ठीक है. Electrons revolving around the nucleus in circular path. Electrons revolving around the nucleus in circular path has angular momentum L, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है बोर के थ्योरी में. L is equal to mvr and that is equal to nh by 5 to pi.
2 pi. Yes, quantization of angular momentum. Only those orbits are possible where the angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi. ये था Bohr's quantization condition, if you remember. So angular momentum है इलेक्ट्रॉन का और वो स्पिन भी करता है. तो एक ऑर्बिटल मोशन हुआ ना. एंगुलर मोमेंटम किस वजह से आ रहा है? ऑर्बिटल मोशन की वजह से. ठीक है. और ये हो गया स्पिन मोशन. स्पिन मोशन इज गिविंग राइज टू अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो जैसे जीमन इफेक्ट में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन हो तो एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? एक ही बात है ना, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो या अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों ही केसेस में देयर इज अ चांस that the degeneracy will be lifted and that the spectral lines will split up into multiple lines. जब भी degeneracy हटेगा, spectral lines, you will see multiple lines in the spectrum. ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, so in that case, in this orbital motion, the electron is actually having an angular momentum L and a spin magnetic moment. इन दोनों के इंटरैक्शन से इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आते हैं और चेंजेस जैसे ही आएंगे तो द एनर्जी लेवल्स विल स्प्लिट अप इनटू मल्टीपल लेवल्स एंड number of electronic transitions will also increase. And that is what leads to the splitting of spectral lines. क्योंकि for n equals to, suppose it is n equals to 1, n equals to 2, suppose it is n equals to 2, then you will have, ये सब हमें बाद में पढ़ना है, हम just थोड़ा सा बता रहे हैं, 2s और 2p है. तो because of this interaction going on here, 2p splits up into 3 levels, 2px, 2py and 2pz. ठीक है. अब वही उसी तरह का इंटरेक्शन हो गया जैसा अभी बताया था कि n equals to 2 से n equals to 3 जाने पर now there are many possibilities. The electron is going from 2s to 2px, 2s to 2py, 2s to 2pz, like that. So with this kind of spin orbit interaction, what happens that electrons can now have multiple transitions. Multiple transitions corresponds to multiple lines in the spectrum. That is why so many lines tend to appear in the hydrogen spectrum when you see it with the help of a high resolution spectrometer. Low resolution से ये differences पता नहीं चलते हैं, इसीलिए low में पकड़ाता नहीं है. Otherwise वो हमेशा है वहां. ऐसा नहीं है कि high resolution से देखने पर नया lines appear कर रहा है. It is always there. The only thing is that high resolution से हमें वो और clearly दिख रहा है. So this is what the thing is. Current carrying loop आपने पढ़ा था कि current carrying loop generates a magnetic moment. Similar concept is applied in case of electrons. Any charge carrying loop will have a magnetic field, will generate a magnetic field. और उस magnetic field का magnetic moment mu से यहाँ पर denote किया गया. Direction is, if you remember, right hand thumb rule. Right hand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? So what is that? Current carrying loop, and the direction of the this curling of the fingers is the direction of the current. Then this thumb will be direction of the magnetic moment, right? Perpendicular to the direction of, yes, magnetic field. Magnetic field is measured with the help of magnetic moment यहाँ पर. So जैसे हम curl कर रहे हैं, if this is the direction of the current, then the magnetic field, the direction of the magnetic field will be perpendicular to the direction of the current. So यही concept यहाँ electron में भी explain किया गया है, electrons के case में. Electron यहाँ पर क्या है? They are charged particles and they are showing an orbital motion around this is the nucleus. ये जो बीच में है, this is the nucleus and this is the electron. The electron is moving around the nucleus. It is a charged particle, so it will have an angular momentum and it will also have a magnetic field. So ये जो magnetic field है, इस magnetic field का interaction
इलेक्ट्रॉन के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के साथ होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स गेट स्प्लिट अप एंड more number of transitions are recorded. More number of transition means more number of lines in the spectrum. और इसीलिए इसको इंटरनल जीमन इफेक्ट भी डिस्क्राइब किया गया है. जैसे जीमन इफेक्ट में बाहर से फील्ड अप्लाई करने पर एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग होता है, ठीक उसी तरह से स्पिन ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब इंटरैक्ट करता है तो इन दैट केस आल्सो द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स आर स्प्लिट अप एंड दैट गिव्स राइज टू मल्टीपल लाइंस. सो जो एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हम डाल रहे थे वो अब इंटरनली ही ऑब्जर्व हो रहा है. इंटरनली जो कि उसका इलेक्ट्रॉन का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अपना खुद का अंदर वो है, इट्स अ नेचुरल प्रॉपर्टी व्हिच इट शोज. तो वो होने की वजह से अंदर से ही स्प्लिटिंग, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द as an intrinsic property of the electron, and so the splitting takes place. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया ना? Yes, तो ये ma'am. था. Now Yes, this ma'am. theory, let me tell you one thing, that this theory is the correct theory, and it is it explains many other features of atoms, and it has not been disapproved so far. ये अभी तक valid theory है. Okay, spin orbit interaction की वजह से जो multiple lines आते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, this is the reason why it actually appears, and इसे हम quantum mechanical model से explain करते हैं जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है. अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है. अभी हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ही हैं. अभी हम वेव नेचर में एंटर करेंगे एंड देन वी विल कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड देन विल स्टडी द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. सो ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस आर देयर ओनली. सो इसके बाद हम लोग we have discussed so many things, and the most important discovery that we studied was the Bohr's atomic theory. ठीक है, Bohr's atomic theory में बहुत सारी बातें क्लियर हो रही थी, and the only problem is that Bohr described electron as a particle. Bohr's atomic theory में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया है? They are tiny charged particles, tiny negatively charged particles which revolve around the nucleus, which revolve around the nucleus. So particles से हम क्या समझते हैं? पार्टिकल एक स्पेस में एक वेल डिफाइंड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, इंक्लूडिंग यू योरसेल्फ, ठीक है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड द मैटर, दे अपीयर एज पार्टिकल, क्योंकि वो स्पेस में एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं स्पेस में. ठीक है, सो ये पार्टिकल के तीन नेचर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि व्हाई डू वी कॉल इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल्स. सिमिलरली जब एक पार्टिकल एक जगह को ऑक्यूपाई करता है, उसी स्पेस को एक दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. इसका मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस को लेकर के कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो टोटल वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देम. मींस अगर दो लैपटॉप अगल बगल रखे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स इज इक्वल टू 2. और इफ देयर आर 3 पीपल इन अ रूम देन वी से दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 3. मतलब जितने भी लोग होंगे उतने ही नंबर ऑफ, उनका टोटल वैल्यू उतना ही आएगा, ना तो कम ना ही ज्यादा, क्योंकि उनके बीच ना तो इंटरफेरेंस हो रहा है, ना वो एक दूसरे के जगह को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, और ना कुछ. सो दीज आर द three points which we actually associate, which we actually explain what a particle is. So based on all these things, Bohr के atomic theory में कहा गया कि electrons are tiny negatively charged particles which revolve around the nucleus. So Bohr described electron as a particle, nothing else but particles. इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट मास होता है. इलेक्ट्रॉन जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है तो वो एज अ टाइनी स्पेक, एज अ पॉइंट, इट इज देयर. ओके, सो इट इज अ पार्टिकल. नाउ व्हाट हैपेंड बाय द टाइम बोर गेव हिज थ्योरी, लाइट पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टडीज हो चुके थे, लाइट पर काफी सारे रिसर्च हुए थे. आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि लाइट हैज गॉट अ ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर. Do you remember 1678 में हाइजेंस ने लाइट को वेव कहा था. सबसे पहले उन्होंने थियोरेटिकली कहा था कि लाइट इज अ वेव.
और इस तरह से उनके थ्योरी को एक्सप्लेन किया था यंग ने. यंग वाज अ साइंटिस्ट एंड he did this experiment, double slit experiment, जिससे लाइट में एक प्रॉपर्टी है, लाइट एक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज इंटरफेरेंस. उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइट्स वेव नेचर, कि दैट लाइट और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे प्रोपगेट इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दैट इज हाउ दे प्रोपगेट इन स्पेस. तो लाइट को वेव कहा था हाइजेंस ने, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से. और फिर हाइजेंस फ्रेस्नेल प्रिंसिपल से लाइट में एक और प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, दैट वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वेव नेचर ऑफ लाइट. तो लाइट का वेव नेचर पहले ही एस्टैब्लिश हो चुका था. इसके बाद आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लाइट this particular property cannot be explained with the wave nature of light, क्योंकि by that time लाइट का वेव नेचर ही पता था. और सबसे शुरुआत में अगर आपको याद हो, आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट, उन्होंने एक थ्योरी दिया था दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है, तो उस समय न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि लाइट में पार्टिकल नेचर है, लेकिन वो बहुत अच्छे से वो फिर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था. उसके बाद वेव नेचर आ गया, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी failed in so many areas. Yes, so what I wanted to say here is that that light has got dual nature, that is wave nature as well as particle nature. ये already prove हो चुका था, और इसी को हम कहते हैं wave particle duality. Now what Louis de Broglie ने क्या किया 1924 में, उन्होंने इस आधार पर कि लाइट का वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मैटर का भी वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है. क्यों भाई, क्यों लाइट का होता है तो मैटर का भी क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सो इफ यू सी दैट इन यूनिवर्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी या फिर मैटर. यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी या मैटर. सो यानी कि नेचर, और नेचर लव्स सिमेट्री. whatever you see in nature you will find that natural things they have symmetry. Okay, so there is symmetry in nature, and so if light and radiation they behave as particles and waves, then matter should also behave like a particle as well as a wave. मतलब अगर light का dual nature हो सकता है तो matter का भी dual nature होगा. So matter should also behave like a wave as well as a particle. This concept was given by Louis de Broglie in 1924. ठीक है, लाइट के ड्यूअल नेचर के आधार पर उन्होंने कहा कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए उन्हें 1929 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था. सो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है, और अभी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अनुसार मैटर विच इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट. तो अगर मैटर का ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर दोनों है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भी है. आफ्टर ऑल मैटर का जो भी प्रॉपर्टी आता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से ही आ रहा है, राइट. सो वेव क्या होता है? इट इज एक्चुअली हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स लोकलाइज्ड होते हैं स्पेस में, एक पर्टिकुलर जगह वो उनके लिए फिक्स्ड होता है, वो ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर एक पार्टिकल एक जगह को ऑक्यूपाई किए हुए तो दूसरा पार्टिकल उस जगह को नहीं ले सकता दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर अ वेव. वेव स्पेस में स्प्रेड आउट होते हैं. जैसे if you see light coming from a source, it spreads out in all directions, isn't it? ऐसा तो नहीं है कि जहाँ ट्यूबलाइट है बस वहीं पे ट्यूबलाइट चमकता हुआ दिख रहा है, या बल्ब जहाँ पे जल रहा है बल्ब ही केवल चमकता हुआ दिख रहा है और पूरे रूम में रोशनी नहीं है. ऐसा तो नहीं देखा कभी. रोशनी पूरे कमरे में फैलती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इट इज एक्चुअली अ वेव. अगर पार्टिकल नेचर सिर्फ होता तो वो सिर्फ बल्ब के अंदर ही तुम्हें दिखता, बल्ब के बाहर आता हुआ नहीं दिखता. ठीक है, इस तरह से एक से ज्यादा वेव्स एक जगह पर ठहर सकते हैं, और इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस भी होता है. बहुत सारे वेव्स एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं और इंटरफेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड द इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसलिए. जैसे लाइट के केस में इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक उसी तरह से मैटर के वेव्स
के साथ भी यही चीज होता है, मैटर के वेव्स भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस शो करते हैं, और वो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो डी ब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है वैसे ही मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। तो अगर मैटर का वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर तो पहले ही प्रूफ हो चुका था, बोर के थ्योरी तक हम मैटर को एज अ पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे, मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हम लोग वी आर फोकसिंग ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स। सो because electrons already behave as particles, this was earlier proved. Now we are studying that electrons have a wave nature also. This is given by de Broglie hypothesis. So de Broglie's hypothesis से एक equation निकल के आता है, mathematical expression. जब हम de Broglie hypothesis को mathematically express करते हैं, we call that equation de Broglie's equation. So according to this equation, matter behaves as a wave and it is associated with a wavelength. अगर wave है तो wavelength होगा ही, और इस वेवलेंथ को और इस मैटर वेव को, इस वेव को जो कि मैटर के साथ एसोसिएटेड है, उसे हम मैटर वेव भी कहते हैं या फिर डी ब्रॉय वेव भी कहते हैं। जो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज लैम्डा, एज यू कैन सी हियर, इस फिगर में दिख रहा होगा दिस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h by p. What is h? H is Planck's constant and p is momentum of the electron. Momentum. So momentum is equal to mass into velocity. Momentum is equal to mass into velocity. So p की जगह पे m into v लिख दिया. So lambda is equal to h by m into v. यहाँ सभी terms के meaning यहाँ पे दिए हुए हैं. Lambda is the wavelength. H is Planck's constant. We know its value. P is momentum. M is mass of the electron and V is the velocity of the electron. और ये जो picture यहाँ पर बनाया गया है, this picture, this represents the wave nature of electron. कि कोई fixed orbit नहीं है. It actually appears like a wave inside the atom. Electrons, अभी तक क्या picture था? एक छोटा सा particle है, charged particle है, negatively charged particle है, और वो गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ. But now you have to change your vision. You have to think in terms of wave. Waves कैसे move करते हैं? Wave कैसे propagate करते हैं? Like this. तो एक इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से propagate करता है, इसी तरह से move करता है. तो यही ऑर्बिट यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि electrons are nothing but they are propagating, they are moving around the nucleus in the form of waves. But it also has a particle nature. मतलब उसका एक फिक्स्ड मास है, वो एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई भी करता है, ठीक है. सो ऑल द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, electrons show all the nature of the particles and electrons also show the wave nature. So that is why we say that matter has dual nature, and this was explained by de Broglie. इसके बाद ओके, सो द नेक्स्ट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो थियोरेटिकली बताया ना लुई डी ब्रॉय ने, एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर है, बट इसे एक्सपेरिमेंटली भी बाद में प्रूव किया गया था. लुई डी ब्रॉय ने अपना इक्वेशन दिया था 1924 में और नोबेल प्राइज उन्हें मिला 1929 में. देयर आफ्टर इसी बीच में ये प्रूव हो चुका था एक्सपेरिमेंटली. 1923 से 27 के बीच में डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्कैटर्ड बाय द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ निकल मेटल. ये फिगर देख रहे हो, दिस फिगर? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, in this figure you see ये जो black spots हैं, these are actually electrons which have been received on a photographic plate after being scattered by the surface of nickel metal. ठीक है, इस phenomenon को हम कहते हैं diffraction. लाइट भी शो करता है. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स पर जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं. तो ये जो गोल गोल इस तरह से टाइनी स्पॉट्स आया है, अगर ये सिर्फ वेव नेचर होता तो ऐसे टाइनी स्पॉट्स नहीं आते. These tiny spots clearly indicates that electrons are particle in nature. But they also have a wave nature क्योंकि diffraction can be explained only with the help of wave nature, isn't it? So electron का diffraction जब होता है तो ये शो करता है कि they have wave nature. Similarly, Young's double slit experiment जब किया गया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इस तरह का इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिला था, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था. इंटरफेरेंस कब होता है?
ये देखो यहाँ पर फिनोमिनन पूरा एक्सप्लेन किया गया है. वेव फ्रंट्स हैं एंड दे इंटरफेयर विद ईच अदर. दे शो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगे, ब्राइट रिंग्स दिखेंगे, और जहां डिस्ट्रक्टिव हो रहा होता है वहां इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाता है. एंड सो देयर यू विल सी dark spaces. So these dark spaces represents destructive interference, while this shows the constructive interference region. So दोनों ही experiment clearly prove करते हैं कि electrons they have got wave nature. Wave nature, particle nature तो पहले prove हो चुका था. ये जो दोनों experiment है ये these explains the wave nature of electron. Diffraction पहला हुआ diffraction और दूसरा हुआ interference. Yes, Young's double slit experiment से इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस शो करते हैं, ये पता चला. और डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में वेव नेचर होता है. ठीक है, लाइट भी डिफ्रैक्शन शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वेव नेचर. Got it? So Yes, Louis de Broglie का hypothesis was a theoretical explanation. Theoretical equation था ना, वो equation is always theory. लेकिन इसे ही explain किया था, experimentally prove किया था Davison and German ने. Now what is the significance? अच्छा यहाँ तो ठीक से आया नहीं है. Let me just show you. Now de Broglie का जो equation है उसे ध्यान से देखो. यहाँ पर मैं यहीं पर बता रही हूँ. Lambda is equal to h by m into v. ये पढ़ा था अभी हमने. This is the Yes, de ma'am. Broglie's equation. Now from here you can see that lambda is inversely proportional to mass of the electron. Yeah, mass of the matter, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And lambda is also inversely proportional to velocity of the object. So यहाँ पर दो cases आते हैं. सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी को देख लेते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या आएगा? बहुत स्मॉल आएगा. और अगर बहुत स्लो मूव कर रहा है तो वेवलेंथ बहुत लंबा आएगा, लॉन्ग वेवलेंथ आएगा. So Yes, if ma'am. velocity is small, velocity is less, velocity is less, lambda is more, lambda is long. Long. In that case, if it is a long wavelength, what will happen? Can be easily observable. Similarly, if lambda is Yes, ma'am. yes. सिमिलरली मास में आओ, बिकॉज मास वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. वेलोसिटी को भी रहने देते हैं. मास इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाई वी आर स्टडीइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रॉयज इक्वेशन कि मैक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, छोटे ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, हम लोग भी तो मैटर हैं. एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर आल्सो मैटर, इजंट इट? तो हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है. हम लोग सब पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं. बट फिर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, इफ यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी एक्चुअली अपीयर एज अ पार्टिकल. हम लोग क्या वेव जैसे दिखते हैं? अगर मैं एक जगह पर खड़ी हूँ, क्या एट द सेम टाइम कोई दूसरा इंसान मेरे उसी जगह पर आके खड़ा हो सकता है या इंटरफेरेंस शो कर सकता है? नहीं कर सकता ना. Each one of us, when we are standing or sitting somewhere, we occupy a particular space, particular position in space, which cannot be taken by anybody else as long as we are there. इसका मतलब क्या हुआ कि most of the time we are particles. ये तो पार्टिकल का नेचर हुआ ना. वेव अगर होते हम लोग तो हम लोग एक दूसरे में आराम से मर्ज कर गए होते. हम लोग एक दूसरे में आराम से मर्ज कर गए होते, जैसे वेव्स मर्ज करते हैं एक दूसरे में. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है. So that means this equation plays a very important role in explaining why can't we show wave nature all the time? Why are we only particles? Lambda inversely proportional to m है, मतलब अगर m बहुत ज्यादा है, if m is large, मतलब
big objects. If the object is big, it has large mass. In that case, lambda will be small. Small lambda. De Broglie's wavelength will be very small, and if it is a small wavelength, it will be undetectable. It cannot be measured, right? So in our case, what happens? We are big objects. We are macroscopic objects. We are Macroscopic. मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक मींस बड़े ऑब्जेक्ट से हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट से, तो हमारा मास भी काफी ज्यादा है. मास ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, वी डू हैव अ डी ब्रॉय वेवलेंथ बिकॉज वी हैव वेव नेचर. अब ये दिखे या ना दिखे, हम लोगों का ड्यूअल नेचर है ही, लेकिन हमारा जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो इजीली डिटेक्टेबल नहीं है बिकॉज वी आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, and that is why our wavelength is very small. So it is practically unmeasurable. Even जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट भी हमें अपनी आंखों से दिखता है, उसका भी वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ही कैटेगरी में आएगा. अब दूसरा कैटेगरी है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. व्हाट आर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स? In terms of like electron, proton, neutron, subatomic particles. Yes, the subatomic particles. These are considered to be microscopic objects. Microscopic objects के केस में क्या होगा? Small mass. Mass small होगा, तो lambda क्या होगा? Long होगा. Long होगा तो easily measure कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के केस में उनका जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा उसे इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. एंड सो दे शो बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. शो तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा डिटेक्ट नहीं हो पाता है. ठीक है, उनका इजीली डिटेक्ट हो पाता है. वो कुछ समय पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस दे बिहेव एज वेव्स. ठीक है, सो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉयज इक्वेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मास बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, तो उनका डी ब्रॉय वेवलेंथ डिटेक्टेबल नहीं होगा, मेजर नहीं कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली इट बिकम्स यूजलेस, राइट? एंड यू कैन नॉट शो दैट it has got a dual nature. It appears like a particle only. But for microscopic moving particles, the de Broglie's wavelength can be easily measured, and so we can say that it has got a wave nature as well as a particle nature. Particle तो prove है, particle सबका clearly दिखता है, but wave nature detect कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका condition है that the object must be, that the moving object must be microscopic. तभी हम detect कर सकते हैं. नेचर तो वेव सबका है, लेकिन डिटेक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि मास उसका ज्यादा है या कम है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि अभी आप समझाएं कि माइक्रोस्कोपिक जो होता है उसमें वेवलेंथ उसका बहुत ही क्या हो जाएगा, मास इनवर्सली. हाँ, तो मास कम रहता है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है. Yes, तो longer wavelength. उसको इजीली डिटेक्ट हो सकता है. तो Yes. मैम जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी हम लोग का, तो मैम हम लोग अपना मास कम कर देंगे, मींस कितने रेंज तक कम होगा कि हम लोग का ये वेवलेंथ हम लोग का इजीली डिटेक्ट हो सकता है? मैम जैसे कि बोल सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक का एक रेंज हो गया. हाँ, come to the level of electron, subatomic particles, subatomic range. Means 10 to the power minus something. What is the mass of an electron? Mass of electron Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. kg. ठीक है, उतना लो में आ जाओगे तो you will start behaving like an electron. उसके बाहर you will be declared as a macroscopic object. तो मैम उसको फिर हम लोग जैसे कि टाइम मशीन बोलते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में तो फिर ये हो सकता है, मतलब और डीपली थोड़ा एनालाइज करेंगे तो मैम. क्या मतलब जैसे कि बोलते हैं टाइम ट्रैवलिंग वाला, मींस वेव, क्या बोलेंगे, नहीं, वेव पार्टिकल्स वेव की तरह प्रोपेगेट करता है माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि उसका वेवलेंथ इजीली डिटेक्टेबल हो जाता है. Yes. तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइम मशीन या टाइम ट्रैवलिंग में मींस यूज किया जा सकता होगा ना मैम? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि But वो मास see, कम. आइंस्टाइन का रिलेशन याद है, equals to mc square. E equals yes, to mc ma'am. square. What is that?
अगर अपना वेलोसिटी Means, लाइट के स्पीड पे ले जाओ, ठीक है, तो वो एनर्जी, so you will become a pure energy, means, right? Matter can get converted into pure energy, and that is how you can travel from one place to another, be it past to future or future to past. You can travel easily if you satisfy that condition, E equals to mc square. मास एनर्जी रिलेशनशिप्स के इक्विवेलेंस का वेलोसिटी तुम्हें लाना होगा, देन यू विल स्टार्ट. वो टाइम ट्रैवलिंग की जो बात करें उसके लिए बोल रहे हैं. और डिटेक्टेबल रेंज में आने के लिए यू हैव टू बिकम अ सब एटॉमिक पार्टिकल. ठीक है, एक चीज, एक थॉट कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है, बहुत साइंटिफिक नहीं है लेकिन फिर भी बता रही हूँ. योर थॉट्स ट्रैवल फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, फ्यूचर टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू पास्ट, एंड वाइस वर्सा, इजंट इट? योर थॉट्स, सोच सकते हैं ना, memories, all your past is stored in the form of your memories, and you can plan for your future, you have a vision for your future, right? So thoughts can travel both ways, and thoughts are considered to be energetic, right? yes, So keep thinking, use your brains a lot, and इस तरह के आइडियाज आते रहेंगे कि कैसे टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम मशीन बनाया जा सके एक दिन. बट व्हाट यू सजेस्टेड कि वेव का कॉन्सेप्ट यूज करके टाइम मशीन बनाना, ये साइंटिस्ट हैव बीन ऑलरेडी थिंकिंग. एंड टाइम ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है E equals to mc square. That nobody has been able to achieve because nobody can travel, nothing can travel at the speed of light. Speed of light is the maximum limit. Nothing can reach the speed of light. Only the photons, only the quantum of the electromagnetic radiation can reach up to that speed. But for us, reducing our mass, squeezing us to that tiny level is practically impossible right now. ठीक है? yes ma'am. So all the best for tomorrow. और कुछ doubts होगा, दिक्कत होगा तो पूछ लेना. But I wanted this project to be completely your own. मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग में कितना creativity है और कितना अच्छे तरीके से इसको present कर पाते हो तुम लोग. ठीक है? Yes ma'am. Okay, ma'am. All right. Yes, So ma'am. I'm ending the class now. All the best for tomorrow. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you Thank you, ma'am.